ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर ख़ान, आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन एंड इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बारह रास्त बातचीत करता है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मोहम्मद अफजल ज़रगर साहब, फॉर्मर रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप अफजल साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हूँ रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो आपके लिए हमारी दो फ़ोन लाइन्स अवेलेबल है जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। ज़रगर साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से खुशामदीद। सर, मैं हाल ही मुझे पता चला कि आप रजिस्ट्रारशिप से फारिग होकर अब मेन एकेडमिक्स में चले गए हैं वापस, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एज रजिस्ट्रार? मंजूर साहब, मैं शायद ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम है आपके इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ, और मैंने जो है अभी हाल ही में दूसरी टर्म कंप्लीट कर ली, और मैंने अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करीबन 10 साल दे दी है एज अ रजिस्ट्रार। चूँकि बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, और मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो है बहैसियत प्रोफेसर काम करके फिर रजिस्ट्रारशिप पे चला गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और अभी मैं जो है वापस अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एज ए प्रोफेसर वापस जा रहा हूँ बहैसियत उस्ताद। और टीचिंग से पहला प्यार और पहला लव, और एडमिनिस्ट्रेशन एक असाइनमेंट्स जो अल्लाह ने हमारे कंधों पर रखी थी, और उससे खुदा का शुक्र है कि बड़ी खुश हस्तूबी से निभा कर जो है मैं वापस जो है टीचिंग लाइन में आ रहा हूँ। इनफैक्ट गया हुआ हूँ। तो बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस है मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी चीज़ों से जूझना पड़ा, काफ़ी चैलेंजेस से जूझना पड़ा, जिसका जिक्र मैंने कई पहले प्रोग्राम्स में किया कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है कि बहुत सारी चीज़ों पे हमने जो है उसको कवर करके जो है अपनी यूनिवर्सिटी जो है रवां दवां है, और अच्छा जो है एकेडमिक प्रोग्राम्स जो है चल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। बहुत एकेडमिकली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अब डेवलप हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो है कि, और आपको इसका आया है कि कुछ सालों तक हमें जो है बहुत जूझना पड़ा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द लैंड वाज वेरी पुअर, कह रहे थे मार्शी है, मार्शी था। बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा था देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ वेयर बिल्डिंग्स कैन नॉट बी रेज्ड। हाँ, वो तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि जो है हम समंदरों में भी जो है आजकल जो है बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र जो है हमारे नए वाइस चांसलर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, और उनके भी जो है अगले एक दो साल पहले तो उनकी भी काविशों की वजह से जो है अब एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट हुआ है, और इंशाल्लाह जो है फ़ौरन से पेशतर जो है काफ़ी अच्छी तरह से जो है पूरी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लिया। अभी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कितना % आपका इंफ्रा अभी तक क्रिएट हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो जो है अभी हम मेक शिफ्ट्स में ही चल रहे हैं। कुछ जो है जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं उसी में चल रहे हैं। जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जो है कि हमारा कंप्लीट डीपीआर जो अभी हमारी मेन बिल्डिंग्स के लिए है वो जो है ऑलमोस्ट थ्रू हो गया है, और मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर जो है जो हमारे वाइस चांसलर साहब की जो काविश है और जो उनका जो है विजन है, अगले शायद 2 साल में जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो है का 80 to 90% जो है कंप्लीशन हो जाएगा कैंपस। चलिए, अच्छी बात है सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एडमिशन्स पे आते हैं, क्या इस साल के एडमिशन्स ओवर हो चुके हैं अब तक? अभी एडमिशन्स चल रहे हैं। कुछ जो है हमें जो है कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है कंप्लीट हो गए एडमिशन्स, जहां हमें अच्छी खासी तादाद में लोगों ने एडमिशन्स ले लिए हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में जैसे कि जो है एक पूरे हिंदुस्तान में जो है पूरे इंडिया में हमारे भारत में जो है पूरे जो है एडमिशन्स जहाँ तक हायर एजुकेशंस में है उतना मतलब जितना पहले जो है
तेज़ी हुआ करता था या जितना पहले ज़्यादा हुआ करता था, उसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है सर ये कुछ तो नेशनल सब्जेक्ट्स लेवल में। पे है, मैं वही कह रहा था कि क्या वजह हो सकती है कि ये नेशनल लेवल पे हायर एजुकेशन में एडमिशन्स डिक्लाइन पे है? कुछ चीज़ें हैं। पहले तो हम ये, चूँकि हमने ट्रांजिशन किया ना एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, जो है हमने ट्रांजिशंस किए, फोकसेस हमारे चेंज हो गए। पहले तो हम ट्रेडिशनल चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करते थे, जैसे कोर जो सब्जेक्ट्स पे जो है हम कर रहे थे। आज हमने जो है और ज़्यादा कोर्सेज में जो स्किल की तरफ जो है फोकस है हमारा, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ फोकस है, उस तरफ जो है स्टूडेंट्स सब ज़्यादा जाने लगे हैं। जहाँ जो है देखिए, मैंने जैसे आपको बता दिया कि हमारे डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का ही अगर आप देखें तो कुछ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन बहुत अच्छा है, और जहाँ जो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में है। लेकिन कुछ जगहों पर जो है बच्चे उस सुरात से जो है वो हमें जो है नहीं आ रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी एक ही यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे कि दो किस्म के जो है एडमिशन ट्रेंड्स हैं। जी। तो ये वही है कि कम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई बच्चों के अंदर भी। अब जो है काफ़ी ज़्यादा ये है कि जो है दे आर चूजी, दे आर नाउ चूजी एंड दे हैव टू जस्ट दे चूज दो सब्जेक्ट्स जो है जहाँ कल को उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि उनको जॉब्स मिले, या जिस तरह की जो है उनको कोर कॉम्पिटेंस जहाँ पे जो है इनको इंक्रीज हो जाए। तो वहाँ जो है जहाँ जहाँ इस तरह के कोर्सेज हैं या जहाँ जहाँ इस तरह की जो है स्किलफुल कोर्सेज जो है ऑपरेशन में है, वहाँ एडमिशन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि हम एडमिशन ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं, उस सिलसिले में देखा जाए तो हम कह ये सकते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। सर 2 साल पे आपने डायरेक्ट एडमिशन्स भी किए थे, तो इस साल का कुछ हाँ, इस साल भी जो है हम उन डिपार्टमेंट्स में जो है जहाँ हालांकि उनका नंबर बहुत कम है, बहुत ही कम नंबर है ऐसे डिपार्टमेंट्स का जहाँ हमारा जो है एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, जहाँ हमारा इनटेक जो है एंट्रेंस टेस्ट की बिना पर जो है कि बिना पर जहाँ हमारा इनटेक जो है फुल नहीं हो जाएगा बेस्ड ऑन द CUET टेस्ट, वहाँ हमने जो है स्पॉट एडमिशन्स का भी जो है प्रोविजन रखा हुआ है। तो चूंकि कई चीज़ें ऐसी है जिसका जिक्र मैं आगे कर दूंगा कि जहां हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं, जो स्टूडेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स ले लिए हैं। वो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर की जो है जो है एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेसेस की वजह से जो है वो रुबे अमल वजूद में आ गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अट्रैक्टिव हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे जो है मैं कुछ का तो जिक्र करना चाहूँगा, अर्न वर्न लर्न स्कीम। पढ़ने के साथ साथ जो है कुछ बच्चों का कमाई भी हो जाए, उसका भी हमने गाइडलाइंस जो है वो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने खुद उसकी जो है तहरीर कर दी, और काफ़ी ज़्यादा उस पर बहस मुबासा के बाद जो है वो फाइनल हो गया। और इसी तरह से जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट एड फंड है पहले से ही हमारे पास था, लेकिन उसको एक नई स्कीम की इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है फेलोशिप्स के लिए या एड फंड के लिए जो है स्टूडेंट्स का जो है ट्यूशन फ़ी वेवर, एक अलग ही एक इनोवेटिव तरीका का ट्यूशन फ़ी वेवर हमारे यहाँ जो है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने जो है वो इनिशिएट कर दिया। तो इन चीज़ों का जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ऊपर जो है एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो और उससे एडमिशन ज़्यादा, उससे एडमिशन्स उन डिपार्टमेंट्स में भी अच्छा हो जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कई डिपार्टमेंट्स में कुछ और खामियों की वजह से जो है शायद डिफ़िकल्टियाँ हो रही है, बिकॉज बच्चे जो है आजकल जो है बड़े कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, और वो जो है वो चाहते हैं कि जो है कि वो ऐसा सब्जेक्ट्स चूज़ करें जहां कल को उनको जो है जॉब्स में मिलने में आसानी हो जाएगी। सर हमारे यहाँ JNK में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब काम कर रही हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आपको लगता है कि इंटर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन है, एंड इफ़ इट इज़ देयर तो कैसा चल रहा है सिलसिला? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, और इनफैक्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, अभी हाल में हमारे जो है ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए थे, हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे एक रिव्यू मीटिंग ले ली थी, अभी कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले आई थिंक।
तो वहाँ पे उन्होंने जो है जहाँ फोकस कर दिया कि जो है कि हमें तालमेल की ज़रूरत है अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जी जी जो कश्मीर में और इंस्टीट्यूशंस है वहाँ तालमेल की ज़रूरत, वहाँ एमओयूज़ की ज़रूरत है, वहाँ हमने जो है एक साथ काम करना है। तो वहाँ पे ही उन्होंने उसी तकरीब में जो है हमारी जितनी भी यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू किया एक दूसरे के साथ, ताकि एमओयू में सिर्फ फोकस यही है कि कैसे हम जो है आवाम की खदमत कर सकें सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर, और हमारे जो बच्चे हैं जो जिनका मुस्तकबिल संवारना हमारा काम है, कैसे हम सब उसमें लग जाएं। और ये देखिए जो एक ट्रेंड हमारी जो है कंट्री में हो रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद, जो एक अलग सी ट्रेंड है, उसका हमें पूरा पूरा जो है हमने उसका फ़ायदा लेना है। नई एजुकेशन पॉलिसी में यही एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोलैबोरेशंस, एक दूसरे के इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने कोलैबोरेट करना है। और जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में से फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में अगर कोई अच्छा एक्सपर्टाइज अवेलेबल है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो और इंस्टीट्यूशंस के बच्चे उसे फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो हमें उसको अवेलेबल कराना है। उसी तरह से जो मेरे पास नहीं है, जो और इंस्टीट्यूशंस में है, हमने उनको यूज़ करना है। तो वो एक कोलैबोरेशंस, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आ जाएगा। तो उसमें हमने न सिर्फ हम अपने एसेट्स को या जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक दूसरे को यूज़ करने के लिए देना है, वो पूल करना है रिसोर्सेस। बिल्कुल हमें पूल रिसोर्सेज करने हैं और एक दूसरे के यूज के लिए करना सर है। एक कॉलर हमारे साथ प्लीज। जुड़े। हेलो 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 जी जी जनाब आदाब। जी, कौन सा, आप कहाँ से अपना? मैं राकेश कोल बोल रहा हूँ, जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए अपना सवाल। जी बिल्कुल, जरगर साहब का बहुत इस्तकबाल है कि इन्होंने टाइम दे दिया है, बहुत अच्छा, और काफी इनके पास तजुर्बा भी, अनुभव भी है। जी दो ने काम किया है आज। तो मुझे एक बात बताइए कि जो एजुकेशन जो पॉलिसी नई आज जिस हिसाब से बोला कि आप स्किल डेवलप है और भी बहुत सारी वोकेशन है, क्या ये अगर ये एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा सा 5-10 साल पहले आती हेलो, तो आवाज कम फर्क होगी। पड़ता था एक समाज में। मैं और आपका दूसरा बात क्वेश्चन ये है कि दूसरी बात एक और साथ ही बता दूंगा, Yes, सेंट्रल slightly help. में खुली और कश्मीर में भी, तो क्या वजह रहा है कि कश्मीर में टाइम लग गया लैंड आइडेंटिटी? ये मेरे दो। आपकी समझ मैं में- बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, दोबारा आप आवाज repeat आपकी करेंगे? ठीक नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। क्या आप थोड़ा सा जो है संक्षेप में कह देंगे कि क्या मतलब आपका क्वेश्चन क्या है? जी, ये ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा अच्छा। तो ये जो पूरा रिसोर्सेज वगैरह आप कह रहे थे, ये तो आपने- ये मैं कह रहा था कि जो है जहाँ कोलैबोरेशन है, अल्टीमेटली हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस तो स्टूडेंट्स है, यूथ है हमारा जी अपना। हमने उनको सारी फैसिलिटीज़ देनी है, और जब एक हम सारे रिसोर्सेज को जो है हम पूल के हिसाब से नहीं कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट करके मदद करेंगे एक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को। अच्छा, इसमें हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, जम्मू की यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी है। 75 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एक्सपर्टाइज है, उनको हैंड होल्डिंग करना है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ। छोटी यूनिवर्सिटी को बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ, बड़ी यूनिवर्सिटी को छोटी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके अल्टीमेटली हमने अपनी यूथ को और अपने जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है उन तक जो है हमने फैसिलिटीज़ सर पहुँचाने। पहले कोलैबोरेशन में कोई कमी दिख रही थी आपको? था, मतलब इससे पहले जो है देखिए, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसने एक माइंड सेट चेंज कर लिया। माइंड सेट चेंज कर लिया, पहले पहले हम अपने साइलोज में काम करते थे, अपने अपने, ये मेरा भाई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है या डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, ये मेरी चीज़ें हैं, मैं इसको अपने जो है जो मेरी सिस्टर यूनिवर्सिटी में ही सिस्टर डिपार्टमेंट्स थे उनके साथ भी शेयर शेयर नहीं नहीं कर करता रहा था जी। तो शायद जो है वो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ता था कि हम लोग जो है एक ही टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही टाइप के इक्विपमेंट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग क्रिएशन हो रहा था, नेचुरली जो है उसका यूटिलाइजेशन कम होता था। अब चूंकि ये हमारे पास, अगर हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है एक यूनिवर्सिटी में है,
ये थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो है कि आपको अलाउ करना है इसको यूसेज के लिए, Correct, जो भी इसकी तरीका जो भी होगा जी, जी। यूज करने का या इसको अवेल करने का फैसिलिटी का, वो जो हमने करना है। ये अच्छा डिसीजन है सर। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई हमारी फ़ोन लाइन शायद काम नहीं कर रही हैं ठीक से। जी सर ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपने साइंस में शुरू किए हैं, तो ये जी स्टूडेंट फ्रेंडली आपको लगता है कि ये हैं? बहुत ज़्यादा। मुझे ये लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी कुछ ही चंद ही यूनिवर्सिटीज़ में था जहाँ से हमने जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट किए। अभी हमने कॉल ये आपने ज्वाइन किया इंटीग्रेटेड, है सर, वी विल टेक अ कॉल। ओके, हेलो हेलो, सर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज कुछ आ रहे टेक्निकल हैं। इशू आ रहा है, शायद जी ड्रॉप आ रहा है। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि इंटीग्रेटेड हाँ, इंटीग्रेटेड कोर्सेज का जो है एक बड़ा अच्छा जो है इम्पैक्ट पड़ा है, इन द सेंस कि जो है। हम सुन नहीं रहे हैं कॉलर को स्टूडियो में। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, वालेकुम हेलो अस्सलाम। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम। सर, हमें ना मोहम्मद अफजल असगर साहब से सवाल पूछना था रिगार्डिंग टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। बताइए, पूछिए पूछिए, प्लीज गो अहेड। जी सर, हमें बताइए जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अभी तक फिल नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, तो आप रिक्रूटमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं। जी सर, हाँ। देखिए, मैं जैसे मंजूर साहब ने यहाँ कहा कि जो है मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाहिज़त रजिस्ट्रार अभी कुछ हफ्ते पहले तक काम कर रहा था, अभी मैं टीचिंग में चला गया। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता दूं कि हमने नॉन टीचिंग के रिक्रूटमेंट्स जो है वो भी किए, और टीचिंग के जो है रिक्रूटमेंट्स भी हमने पिछले कई सालों से जो है हमने इनिशिएट किए थे, तो जो उसको भी हम वो चल रहे हैं। नॉन टीचिंग में कुछ ऐसी पोजीशंस थी कि जो है जहां रिस्पांस का कुछ इश्यूज थे, और कुछ में कुछ कार्डर रिक्रूटमेंट रूल्स का जो है कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से कुछ एक जो है पोस्ट्स का रुक गया था। मुझे लग रहा है कि जो अगर नया डिस्पेंसेशन आ जाएगा इंशाल्लाह, तो वो उस पर काम करेंगे, और जो ही जो है उनमें जो नई पोजीशंस और भी आ जाएंगी उनको भी जो है एडवर्टाइज किया जाएगा। हमारे यहाँ यही है कि जो है कि हम जितनी भी पोजीशंस आती है उनको एडवर्टाइज करते हैं। आप शायद किसी खास पोस्ट के बारे में बताते हो, शायद पूछ रहे होंगे, तो जो है कुछ एक पोजीशंस ऐसी हैं कि जहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो रिजॉल्व हो रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि अब शायद जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं और उस पर काम हो जाएगा। सर ये जो साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में हम कह रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि जो है जितने भी जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, तो वो उसके कई फायदे हमें मिल रहे हैं। कैसे मान लें स्टूडेंट फ्रेंडली हैं? मैं बता दूंगा कैसे। एक तो जो है हम स्टूडेंट्स को कैच कर रहे हैं यंग, 12th के बाद ही जो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का जो है माहौल, और यूनिवर्सिटी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं 12th के बाद ही उन बच्चों को। दूसरा जो है उन्हीं बच्चों को जो अंडर ग्रेड लेवल पर हैं उनको एक्सपोजर मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट का, मतलब जो है जो लैब्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी है जी उनको जो है एक्सपोजर मिल रहा है बच्चे को। तीसरी चीज़ जो ये है कि बच्चा जो है जो हमें एक्सपीरियंस की वजह से हो गया, बच्चे जो है को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिल रही है। देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद से पहले भी हमने वो एक प्रोविज़न हमारे यहाँ था, नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो है अब वो हर जगह पे जो है हो गया, लेकिन उससे पहले भी हमें ये था, एग्जिट पॉलिसीज़ हमारे पास थी। जी तो जो है ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है अगर कहीं और बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, फिज़िक्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो वो कहीं और जाना चाहता है तो वो जा नहीं पाएगा। उसको जो है अगर 3 साल के बाद वो निकलता था तो उसको ग्रेजुएट प्रोग्राम हम देते थे, ग्रेजुएट, उसके बाद वो किसी भी जगह जा सकता जी था। वाइस वर्सा आज भी जो है हमारा ऐसा है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में ही खाली हमें सबसे ज़्यादा जो है
जो बच्चों का रश है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बायोटेक्नोलॉजी का देखा जाए तो लगभग 1000 के करीब आसपास जो है हमारे एप्लीकेंट्स हैं। 40 सीटें टोटल हमारे पास, 45 सीटें हैं, वहाँ जो है बच्चे हैं। इसी तरह से जोलॉजी में भी वही है। इसी तरह से एलएलबी भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो जो है वहाँ पर भी जो है हमें अच्छा खासा रश है। तो ऐसा है कि जो है एक तो बच्चों के लिए अच्छा है कि हम उनको कैच यंग कर रहे हैं, दूसरा जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, और तीसरी चीज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बच्चे मास्टर्स करके जा रहे हैं वो भी, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुलती है फॉर द रिसर्च एंड द अदर प्रोग्राम्स। देखिए एक चीज़ में थोड़ा सा इसके जोड़ लूँगा, जो आज का जो सेटअप है, आज के सेटअप में यही चीज़ें जो है, अब सब चीज़ें जो है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी ने टोटल रिफॉर्म्स Revolutionize किया जी। रिवोल्यूशनाइज किया। जैसे आजकल आपने देखा होगा अंडर ग्रेजुएट जो है अब 4 साल का प्रोग्राम हो गया, जी। इससे पहले 3 साल का ही था। लेकिन कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये 4 साल का जो है 1 साल तो और ऐड कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें भी प्रोविजन है। अब आप देख लीजिए, अगर 1 साल के बाद बच्चा निकलता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है, सर्टिफिकेट कोर्स मिलता है, यानी 1 साल के बाद भी बच्चा जो है एग्जिट ले सकता है। 2 साल के बाद अगर बच्चे ने जो है 2 साल पढ़ा, 2 साल के बाद किसी वजह से वो छोड़ना चाहता है टाइम बीइंग के लिए, या कहीं और उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको एक जो है डिप्लोमा डिग्री मिलती है। अगर उसने 3 साल का 4 साल का किया तो उसको ग्रेजुएशन मिलती है। अब आप देख लीजिए, तो 3 और 4 में फिर क्या फर्क है। 4 में जो है चौथे सेमेस्टर ईयर में हम लोग उसको ऑनर्स देते हैं या रिसर्च देते हैं, ऑनर्स विद रिसर्च। अगर वो रिसर्च पे चला गया तो उसको मास्टर्स करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकता है। यानी अगर उसने बीएससी किया, बीएससी में जो है उसने 4th ईयर में ऑनर्स विद रिसर्च किया, तो उसके बाद वो अगर उसके पास 75% से ज्यादा मार्क्स ग्रेजुएट लेवल पर है, उसको डायरेक्ट जो है एडमिशन मिल जाएगा इन द रिसर्च डिग्री प्रोग्राम। यानी इससे पहले क्या था, उसको इसके बाद 2 साल का जो है मास्टर्स प्रोग्राम करना था, और उसके बाद वो रिसर्च में जा सकता था, पीएचडी कर सकता था। अब वो ग्रेजुएशन के बाद ही जो है पीएचडी कर सकता है, प्रोवाइडेड उसने 75% मार्क्स लाए हुए हैं और नेट वगैरह क्वालिफाई किया हो, तो वो तो आराम से जो है उसको मिले। अब आप देख लीजिए, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। जी। अब आप जो है पहला साल कंप्लीट आपने किया, निकलना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो आपके पास एक प्रोविजन है। हाँ, ये एग्जिट का तो पहले सोच भी नहीं सकता था ये आदमी। सोच भी नहीं सकते। इसी तरह से एंट्री भी मल्टीपल है। अब आप किसी भी जगह इसमें जो है एंटर कर सकते हो। आपने पहले साल किया, 1-2 साल के बाद जो है आप चाहते हैं कि फिर मैं एंट्री ले लूं, फिर आप एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी हैं कि देखिए कुछ और जो है आपने क्रेडिट्स, आपने जो है जैसे उसकी तरफ भी मैं ध्यान देता हूँ, एक और रेवोल्यूशनरी चीज है। क्रेडिट्स आप जो है अपनी ही यूनिवर्सिटी सिर्फ अर्न नहीं कर सकते हैं, जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कहते हैं, उसको हम ABC कहते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। बच्चे का अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, उसमें वो क्रेडिट्स जमा कर सकता है। जैसे मेरी जो है डिग्री में जो है मुझे चाहिए कितने से, फॉर एग्जांपल मुझे एक सेमेस्टर के लिए 20 क्रेडिट्स चाहिए, तो अगर ये मैंने क्रेडिट्स जो मुझे ऑफर किए गए हैं, अगर ये मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से भी ला रहा हूं, ये क्रेडिट्स ये मेरे बैंक में जमा हो जाएंगे, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ। तो ये बड़ा अनोखी चीजें हैं। जी 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 जी। और इससे बच्चों को जब उनको अवेयरनेस हो जाएगी इस चीज की, तो जब अवेयरनेस हो जाएगी तो बहुत अच्छी तरह से जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, ये जो NAP 2020 के अंदर ये हो रहा है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जी जी, तो बच्चों ने इसको अच्छी तरह से ग्रास्प किया है। अभी जो है देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा, अभी जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए थे, वो इम्प्लीमेंटेशन का असेसमेंट ले रहे थे कि कितना आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है इतने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, तो उसी में जो है उन्होंने बता दिया कि अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि बच्चे को तो जो है अल्टीमेटली पता होना चाहिए। उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है, फोकस कर रही है, दे आर ट्राइंग टू मेक द जनरल पब्लिक अवेयर। देखिए कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में,
कुछ और करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि जो है कि ये नए डायमेंशंस और ये नए चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और ये हमारे लिए कैसे फ्रूटफुल है, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। और यूज़फुलनेस का काफ़ी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है कि बच्चे को जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कौन से स्किल कोर्सेज है, एक बड़ा सा आप उनके पास एक अपॉर्चुनिटी एक बड़ा बास्केट है जहां वो अपनी स्किल्स जो है एक स्किल्स के ऊपर काम कर सकते इस नई हैं। पॉलिसी में स्किल पर ज़्यादा जोर है। बड़ा ज़बरदस्त है स्किल, जैसे मैंने बता दिया स्किल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। पहले जैसे मैंने कहा कि जो है पहले हमें जो है ये हुआ करता था कि जो है कि ज़्यादा सब्जेक्ट पे, जैसे कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे फोकस होता था। आज जो है केमिस्ट्री वाला मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ सकता है जी। उसको स्किल भी करना है, उसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोफिशिएंसी जो है उसके ऊपर भी बढ़ावा के लिए जो है प्रोविजंस है। पढ़ना है बच्चे को, हमको जो है वो स्किल देना है कि जो है हम कैसे वो अपनी एबिलिटी एनहेंसमेंट करे। कम्युनिकेशन स्किल है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो कैसे जो है डेवलप कर ले, वो जो है वो भी हमें पढ़ाना है। अच्छा, ये एक बास्केट है, बड़ा सा बास्केट है। वैल्यू एडेड कोर्सेज, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को जो है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको समझ आना चाहिए। जैसे हम पहले हुआ करते थे, बच्चों को इनकलकेट करते थे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इस तरह का जो है अब एजुकेशन में ही ये पार्ट है और ये इनकी डिग्री का हिस्सा है। इसी तरह से जो है कि अगर ये देखा जाए तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं बच्चे को सिर्फ उसके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर एक बच्चा जो है बायोटेक्नोलॉजी का है, जोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, ये चाह रहा है, से फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बायोकेमिस्ट्री का बच्चा था, स्टूडेंट था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा था, लेकिन मुझे हमेशा लॉ अच्छा लगता था, लेकिन मेरे पास प्रोविजन ही नहीं था कि मैं एक लॉ की कुछ जो क्योंकि है आपने एक स्ट्रीम चूज किया था। एक स्ट्रीम चूज किया था। आज वो नहीं है। आज आपको जो है लॉ के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, माइनर कोर्स, मेजर कोर्स। मेजर मेरा से फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री रहेगा, अगर मेरा इंटरेस्ट है उसमें जाना है, लेकिन माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में मैं कहीं और जा सकता हूँ, लॉ पढ़ सकता हूँ, अकाउंट्स पढ़ सकता हूँ, फाइनेंस पढ़ सकता हूँ। तो बच्चों के लिए ऑप्शंस बहुत है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम्स या कुछ और प्रोग्राम्स जो है उसमें अपने बच्चों को जो है हमने जोड़ना है। और एक इंस्टीट्यूशंस में लीडरशिप का यही रोल है कि हम लोगों को जो है जुड़ना है और हम लोगों को बच्चों तक ये बातें पहुंचानी है। सर, कल मैं कंप्यूटर से देख रहा था नेप 2020 के बारे में, NEP 2020, तो वहाँ मुझे ये भी पता चला कि NEP 2025 के बारे में भी कुछ मेंशन था। कुछ इस तरह का है कि 2035 जी। देखिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि एक टर्म है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। मैं नाजरीन के लिए ये बताना चाहूँगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है कि हायर एजुकेशन में हमारे कितने % बच्चे एडमिटेड हैं या ये जो है यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन ले रहे हैं। जी। जैसे यूथ हमारा जो है जो 17 से 22-23 तक है, जो हायर एजुकेशन सेक्टर में होता है, अगर ये हमारी कंट्री में 100% है, जितने भी यूथ हैं बिटवीन 17 to 23-24, इसमें से कितना % हमारा एक्चुअली हायर एजुकेशन ले रहा है, तो मैं आपको बता दूं आज के दिनों में वो 27 से 28% है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं इसे, यानी 27 से 28% ही हमारे खाली जो है बच्चे हैं जिनको हायर एजुकेशन मिल रहा है। जी। ठीक, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारा ये है कि, और विकसित भारत कैंपेन में, और हमारा जो है ये नारा है कि हमने 2035 तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50 होना चाहिए। अब विकसित भारत का हायर एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन मैं है? वो भी बता दूंगा आपको। देखिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का हमने जो वो टारगेट है वो 2035 तक हमने 50% लेना है। यानी आप ये देख लीजिए कि 50% हमारे यूथ 2035 में हायर एजुकेशन सेक्टर में जो है एनरोल्ड होने चाहिए।
देखिए ये बहुत बड़ा कदम है और ये बहुत ही बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है। हमारे पास यूथ का देख लीजिए कितना हमारा यूथ पावर है, और यूथ पावर में और हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारा यूथ पावर कितना है। अब आप देख लीजिए उन सब में से जो है अभी हमारा 27 से 28% ही हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। हमने 22% और जाना है, लगभग 22-23%, और अगले 10 साल के अंदर हमने जो है जाना है। तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं। हमने अभी अपने ऑनलाइन एजुकेशन का आपने देखा होगा, ऑनलाइन एजुकेशन इज़ वन सच मीडियम जिसके थ्रू हम जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कर सकते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको हमने मैक्सिमली यूज़ करना है, जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैक्सिमली यूज़ करना है, ताकि जो है हम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज करें। सर वी हैव अ कॉलर आई बिलीव। हेलो। हेलो जी। हाँ मंजूर साहब, मैं व्हाट्सएप। जी आपके व्हाट्सएप दिल्ली से हैं सर। हाँ यस यस, मैं ये सुन रहा था व्हाट्सएप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूँ आजकल मल्टीपल कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटीज भी है, जो आजकल जो है वो तथा कोर्सेज भी है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द रोल ऑफ मेन यूनिवर्सिटीज, सपोज द कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी थ्रूआउट J&K, they are playing or they interacting with each other, so the facilitation for the J&K students may be given preference here as well as in outside universities. There are going for the merit cases, but there are some they need to be taken into consideration. उनको लेना चाहे because they are facing troubles. I have seen in Delhi University, so कुछ लड़के एक दो है, they are facing troubles in so many ways. तो उनके लिए क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रार साहब अगर इंटरेक्शन भी करेंगे आपस में, रजिस्ट्रार ऑफ मेन यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने पढ़ा है कश्मीर यूनिवर्सिटी और इधर से, तो स्टूडेंट विल बी फैसिलिटेटेड। थैंक यू। थैंक यू भट्ट साहब। आपने जिस तरफ तवज्जो मबजूल कराई वो ये कि कोलैबोरेशंस की ही ये बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अल्टीमेटली हमें फोकस करना है कि जो है हम मैक्सिमली कितना अपने यूथ को दे दें। इन्होंने 2-3 सब्जेक्ट्स का कहा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी इन्होंने कहा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमें नैनो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारे सारे लगभग यूनिवर्सिटीज़ में जो है यहाँ बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन एक्चुअली इन सबको जो है फोकस करना है नॉट ओनली ऑन द क्वांटिटी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस है, होना चाहिए। इनफैक्ट अल्टीमेटली जो हमारे बच्चे यहाँ से निकल के आ जाएंगे उनके अंदर एक अच्छी स्किल होनी। बायोटेक्नोलॉजी से हमारा कंट्री का जो है जो एक उनका जो आउटलुक है वो ही चेंज होने वाला है। जैसे मैं इसको अगर अब कनेक्ट कर दूं विकसित भारत के लिए, विकसित भारत में देखिए हमने नई टेक्नोलॉजीज चाहिए, नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज चाहिए, ताकि जो है हमारा एग्रीकल्चरल बूम हो जाए। हमें जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा रोल कर सकता है, यानी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लान्स एनी विकसित भारत जो है ना, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो है एक टारगेट दिया हुआ है कि 2047 तक हमने अपनी कंट्री को जो है विकसित भारत बनाना है, विकसित बनाना है, प्रोस्पेरस बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है कि हमें उसके लिए सिर्फ एनईपी जो है मदद कर सकता है। आप ये कह रहे थे ना एनईपी और विकसित भारत में क्या कनेक्ट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे यूथ को प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये यूथ कौन सा यूथ होना चाहिए? ये यूथ एम्पावर्ड यूथ होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पे काम कर रही है? यूथ पर, और यूथ को बनाना चाहती है ये एम्पावर्ड यूथ, ताकि जो है हमारा स्किलफुल यूथ बन जाए। अगर हमारा स्किलफुल यूथ बन जाएगा तो वही तो यूज हो जाएगा कंट्री को जो है ग्रो करने में। करेक्ट। तो अगले जो ये हमारे पास ये जो 20 साल है, अगले 20 साल है, अगले 22 साल जो है, इसमें जो हमने अपने आप को, अपने यूथ को बनाना है सो दैट दे विल बी यूजफुल फॉर मेकिंग द कंट्री प्रॉस्परस। और जहां हम देखिए नारे हमारे हैं वो ये है कि जो है कि हमारा जो है मेक इन इंडिया का नारा है, स्टार्टअप पॉलिसीज हैं, वो सब अपने यूथ के लिए तो है। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने परसों रेड फोर्ट से भी कहा
2047 तक हमें विकसित होना है और जो है उसके लिए जो है हम सबको लगना है। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग जो है, जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ दे विल मेक आवर यूथ एम्पावर्ड, हाउ दे विल मेकिंग आवर यूथ को कैसे स्किलफुल बनाएंगे ताकि जो है वो काम में आ जाए हमारे कंट्री को जो है ग्रो करने में। देखिए एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको, अगर आप, हमारी कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन इकोनॉमी हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारा जो है पॉपुलेशन बर्डन जो है काफ़ी है। वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमारे पास हो सकता है कि जो है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मैन पावर ज़्यादा है, तो उसको भी हमने यूटिलाइज करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है कि हमने जो है इस अपनी जो पहले नेगेटिविटी हुआ करती थी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और जो हमारा ये यूथ है, ये इसको जो है ट्रांसफॉर्म करना है अपनी कंट्री को। तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसके लिए आपको जो है जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर पे, मेडिकल सेक्टर में आपको ऐसा यूथ चाहिए, ऐसा मैन पावर चाहिए जो इनबिल्ट यहाँ अपना ही प्रोडक्ट हो, इनबिल्ट प्रोडक्ट, और जो इन चीज़ों में, इन सेक्टर्स में काम करके जो है काया ही पलट दे। और वो काया पलटने वाली बात को हम विकसित भारत कहेंगे, जो उस वक्त की चैलेंजेस को एडजस्ट कर सके। जो हमारे जो चैलेंजेस है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है यूएन ने जो है टारगेट दे दिए हैं, जिसमें पॉवर्टी है कि कैसे एलिविएट किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, हंगर को कैसे जो है रिमूव कर दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे दिया जाए, हम अपनी सिटीज़ को कैसे स्मार्ट बना दें, जो है इसी तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे हम जो है एक्शन कर लें, इसी तरह से हम एनर्जी को कैसे सूटेबली यूज़फुली यूज़ करेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे जो है अपनी एनर्जी को, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जीज़ को जो है हम उसके ऊपर फोकस करें, और कैसे हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं जो है हम उसको कैसे जो है सेफ गार्ड करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो जितने भी पैरामीटर्स इनकी जो मैंने आपको बता दिया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उस टेक्नोलॉजी को बनाने में, उस मैन पावर को बनाने में हमें यूथ की ज़रूरत है कि हाउ वी विल मेक देम यूजफुल टू आवर कंट्री। और उसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग यानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का बड़ा रोल है। सर, हमारी आजकल की जो ट्यूटरिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें ये देखा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, या ख़ासतौर से इंडिया में भी इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। आपको लगता है कि शुड वी डिपेंड मोर ऑन मशीन लर्निंग दैन द ह्यूमन ट्यूटरिंग? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं, समटाइम्स इट टेक्स टू सम अदर वर्ल्ड। देखिए टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और वाइसेस भी हैं, यानी इसके नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। ये डिपेंड है कि हमारे ऊपर कि हम कैसे इसको यूज़ कर देंगे। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ तक आपने कहा, मशीन लर्निंग का जहाँ तक आपने देखा, इसके पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जो है कि सोसाइटीज़ इम्प्रूव हो जाएं, आपकी जो सोशल इल्स हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, आपके जो है इट कैन एक्ट एज अ बून फॉर यू सपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, जैसे हमने आजकल देखते हैं चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि डेफिनेटली इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ इनपुट्स एंड इंफॉर्मेशन व्हिच इज यूजफुल फॉर यू, बट एट द सेम टाइम यू कांट बी टोटली डिपेंडिंग अपॉन इट। ठीक है ना, अल्टीमेटली आपका मेंटल इंटेलेक्ट जो है वो जो है बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो कैसे होता है? वो स्टडी से होता है। यहाँ हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपको बना के दे देता है, दैट शुड नॉट बी द एंड, इट शुड बी द बिगिनिंग। इन फैक्ट
जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी ने जो आपको दे दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट। ये मैं अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, प्लीज गो थ्रू दैट, अंडरस्टैंड इट, एंड देन यू विल बी एबल टू रिटेन दैट। सो दैट इज एक्टिंग एज अ रिसोर्स, ये आपको एक रिसोर्स मिल रहा है, ठीक है। देखिए हमें ये भी खतरा रहता है कि भैया अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया या मशीन लर्निंग आ गई, चैट जीपीटी आ गया, अब तो टीचर्स की शायद ज़रूरत ही नहीं। ये बिल्कुल जो है मैं इसके साथ नहीं हूँ। टीचर्स की जगह, टीचर की जगह वहीं पर है, लेकिन टीचर को भी यूज़ करना है ये टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा सपोर्ट की हद तक, सपोर्ट की हद तक। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है, इसको हमने अपनी लिए बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहिए। देखिए फिजिक्स में जो है एटम बम भी आ जाता है जो नस्लें ख़त्म कर देता है, लेकिन उसका एटॉमिक एनर्जी का जो है पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है। और जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी और जिस तरह से भी है, कई कई जगहों पे उसका यूज़ होता है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो ये हम पे डिपेंडेंट है कि हम कौन सा पार्ट इसको यूज़ करेंगे। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमें जो है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को, टीचर्स को, सबको एब्रेस्ट रहना है विद द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसमें भी हमें दिक्कत है अभी थोड़ी सी। टेक्नोलॉजी हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें हमारे यहाँ अपनी कंट्री में अभी डिजिटल डिवाइड है, यानी रूरल एरियाज कई ऐसे हैं जहाँ मुझे जो है इंटरनेट नहीं पहुँचता है। तो कैसे हम जो है अपनी इसको जो है जो हमारी काविशें हैं कैसे हम वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पीएम ई विद्या करके जो है, प्राइम मिनिस्टर्स ई विद्या करके जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ जो है उसका प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। आपने नाम सुना होगा स्वयं प्लेटफॉर्म का, जी, ठीक है, वो भी अब टीवी के थ्रू आ जाता है, या स्वयं प्रभा जिसे हम कहते हैं, वो जो है अब बच्चे जो है टीवी पे भी पढ़ सकते हैं। यानी उनको ज़रूरत नहीं है कि जो है कि वो इंटरनेट ही यूज़ करें, क्योंकि इंटरनेट हर जगह नहीं, लेकिन टीवी का काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपांस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह के जो है कुछ प्रोग्राम्स आते हैं कि स्वयं पे, जिनको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्वयं पे नहीं आते हैं, उनको जो है हम ऑफलाइन वाले स्वयं प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनको हम जो है पेन ड्राइव में जाके या पेन ड्राइव या उसकी सीडी बना के हम जो है भेज सकते हैं ऐसे रूरल एरियाज में। तो काम हो रहा है, काम जो है हो रहा है। तो डिजिटल डिवाइड अब हर साल हमारा कम से कम हो रहा है, यानी हमारा रीच बढ़ रहा है, हमारी काविशें जो है, कोशिशें जो है बढ़ रही है कि कैसे हम जो ये डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एरियाज एंड फॉर फ्लंग एरियाज, इसको हम कैसे जो है कम कर दें। ये डिजिटल डिवाइड कम कर रहे हैं थ्रू अदर मीडियम्स से भी हम। सर ये जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है, रिसर्च हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये एक सही नहज है? यही तो इम्पोर्टेंट है। आपको जो है मैं ये बता दूं, कई साल पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक कई इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया था। उससे हो गया ना सर, ये हम रिसर्च को कमर्शलाइज कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग मैन फोर्स फॉर इंडस्ट्री। नहीं, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज किस लिए है? इंडस्ट्रीज भी तो जो है सोसाइटी के लिए है ना। अल्टीमेटली इंडस्ट्री हमारी किस लिए है? इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली आर गिविंग द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड बाय अस, सोसाइटी के लिए। तो आपको जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है और इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ाना है, उसके लिए मैन पावर की जरूरत है। अब वो रिसर्च करने लगी है ना, रिसर्च में स्पॉन्सर नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट हम तो जो है एक अलग नहज से चलते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें आप इंडस्ट्रीज को भी लेके आइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम कोई डेवलप कर रहा हूँ, जैसे बायोटेक्नोलॉजी या जोलॉजी या कुछ और सब्जेक्ट्स का,
उसमें मुझे जो है इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को भी लाना चाहिए, जो मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ या बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज़ या बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जहाँ मैं करिकुला बनाता हूँ बच्चों के लिए, जहाँ मैं सिलेबस बनाता हूँ बच्चों के लिए कि मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे जो है इंडस्ट्री से भी एक्सपर्ट चाहिए। उसके लिए हमारे पास प्रोविजन अब रखे हुए हैं। भैया आप आ जाओ और आप हमें बता दो कि इंडस्ट्री को रेडी बनाने के लिए आपको बच्चे को जो है क्या क्या ज़रूरत है। जैसे हमारे मार्केटिंग के हैं, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसी तरह से जो है लोगों को हमने जो है इनको तो इन्वॉल्व करना है। और R&D सेक्टर में जो है इंडस्ट्रीज का घुसना अच्छा है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हमारी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो है हमने प्रेसिजन चीज़ें चाहिए। भाई जो है आपके पास अगर इंडस्ट्रीज है तो वी विल बिकम मोर पावरफुल। इनफैक्ट विकसित भारत के लिए ये भी तो जरूरत है ना कि हमारा प्रोडक्टिविटी अंदर की जो है ज्यादा बढ़ जाए, हमारा जो इन हाउस जो है जो चीजें हैं मेक इन इंडिया जो है वो हमारा ज्यादा हो जाए। तो उसमें जो है इंडस्ट्रीज को फंड जो करना है वो करते हैं थ्रू देयर जो है जो उनका प्रोविजंस है, उसके थ्रू तो जो है वो इंस्टीट्यूशंस को फंड भी करते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस। सर ये जो 4 साल डिग्री कोर्स आपने रखा है, इज इट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स? मैंने कहा ना कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी। 3 साल के बाद बच्चा जो है जाके और जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ज़रूरत नहीं है उसको। ये जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि ये इनफैक्ट बेनिफिट देता है स्टूडेंट को कि वो कैसे जो है अगर वो 4 साल चौथे साल में गया तो वो PhD के लिए डायरेक्ट जा सकता है, वो मास्टर्स कर नहीं सकता, उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों के लिए है, लेकिन कंपलसरी नहीं रखा गया है, यानी आप 3 साल के बाद एग्जिट लेकर आप मास्टर्स में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपने मल्टीपल चॉइस रखा है या फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, ये स्टूडेंट्स के लिए बर्डन तो नहीं बन रहा है कहीं? देखिए ये भी अवेयरनेस की भी यहाँ ज़रूरत है। यहाँ जो है अब मोंगा डालस ये तुलन इसमें भी ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की, इसमें भी जो है आपको जो है ज़रूरत है एक्सपर्ट गाइडेंस की जो है कि क्या है। लेकिन आपकी अपनी इंटरेस्ट के लिए आपको जो है हम अपॉर्चुनिटीज़ देना हमारा काम है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे दें। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो उसमें आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है काउंसलर्स होते हैं जो हमें काउंसल करते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ या फॉर दैट मैटर इन्हीं यूनिवर्सिटी में मेंटर मेंटी रिलेशनशिप ये होता है। मेंटर मेंटी हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को मेंटर करते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स को टीचर्स को हम देते हैं कि भैया आपके पास ये 10 स्टूडेंट्स है, इनको आप मेंटरिंग करिए, इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको आप रिजॉल्व कर दीजिए। उसमें ये भी आ सकता है कैरियर काउंसलिंग का। कैरियर काउंसलिंग के लिए हमारा एक अलग से भी जो है एक प्रोविजन है, हर एक यूनिवर्सिटी में अपनी कैरियर काउंसलिंग सेल होती है, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल होती है, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन एक डिपार्टमेंटल लेवल पर अपने मेंटर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं, और मेंटर जनरली जो है एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको देखिए पता आपने टीचर को 2 खानों में बांट दिया, आप एज मेंटर एज ट्यूटर। नॉट ओनली 2, नए एजुकेशन पॉलिसी में टीचर ही टीचर है। टीचर इज एक्टिंग लाइक ए साइकियाट्रिस्ट, टीचर इज एक्टिंग लाइक ए मेंटर, टीचर हैज टू एक्ट लाइक ए पेरेंट, टीचर हैज टू एक्ट लाइक a guardian kind of a thing कि भैया उसको जो है जब उसने मेंटी रिलेशनशिप में उसको तो हर चीज जो है बच्चा उसके पास एक्सप्रेस कर सकता है और गाइडेंस दे सकता है। टीचर एक्ट एज ए रिसर्चर, कैरियर काउंसलर, मतलब मानिए आप टीचर के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन टीचर को एक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं समझता हूं एक 2 ही एंटिटीज इस दुनिया में ऐसी हैं जिनको अच्छा लगता है कि दूसरे लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे अगर आगे भी जाएंगे तो दे डोंट बॉदर जी। मसलन पेरेंट्स जो होते हैं अगर उनके बच्चे उनको सरपास करेंगे, पेरेंट्स फील इलेटेड। सेम इज द केस अबाउट टीचर। जब उनके बच्चे जो है उनको भी सरपास करते हैं दे फील इलेटेड। करेक्ट। शायद 2 एंटिटीज अदरवाइज
Chुp रहने बोल तो जो है यस प्राइन कहावत। बट ये दो एंटिटीज ऐसी है कि टीचर इनको जो बहुत अच्छा लगता है कि जो है कि बच्चा मुझसे ज़्यादा जो है अगर एलिवेट कर जाएगा अपने करियर में तो ही फील्स इलेटेड, बिल्कुल सही। उसको वो लगता है कि जो है शान वगलियत वनान छे कि मुझे अच्छा है, ही इज़ माई स्टूडेंट। कल को जो है वो बड़े प्राइड के साथ कहता है ही ये इज़ मेरा माई स्टूडेंट ये है। मेरा स्टूडेंट है। True. और मुझे जो है कल मैं एक दावत पे गया हुआ था, मुझे एक टीचर एक कॉमर्स के बड़े नामवर टीचर हैं, मेरे साथ खाना खा रहे थे। मुझे लगा कि जो है कि 10 कम से कम 30-40 बच्चे आ गए उसके पास राइट लेफ्ट में, तो जो है दे वर फीलिंग इलेटेड, जो है कि ये हमारे टीचर रह चुके हैं, ये हमारे टीचर है। और उस टीचर का जो है रुतबा इतना बड़ा हो गया कि जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है कि ये इसके अच्छे टीचर, अच्छे स्टूडेंट्स है, अच्छा टीचर है। और इसको तो जो है ही वॉज फीलिंग इलेटेड True. कि जो है कि ये मेरे बच्चे हैं, आई हैव टॉट देम। तो उन टीचर्स को अच्छा लगता है कि जो है कि जब वो अपने बच्चों को जो है मुख्तलिफ किस्म के उसके उनके ऊपर टीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखा हुआ है आजकल, ठीक है ना। आप उसको मेंटर हो, आप उसको ट्यूटर हो, आप उसके एजुकेटर हो, आप उसको जो है सलाह देते हैं, आप उसको मेंटरिंग करते हैं। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि जो है कि अगर इंशाल्लाह हमारे टीचर्स जो है और ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने बच्चों पर तो जो है हमारा कंट्री का फ्यूचर जो है सेफ है। सर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कॉस्टली क्यों लग रही है? मैं इसे जो है आपसे मुतफिक नहीं हूँ, कॉस्टली नहीं है। यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जनरली जो है कॉस्टली नहीं है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटीज़ या मैं जो है फ़ीस जो है 1-2 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन वो भी बहुत कम है कि जितनी फैसिलिटीज़ उनको दिए जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ भी फैसिलिटीज़ काफ़ी सब्सिडाइज्ड होते हैं, फ़ी काफ़ी सब्सिडाइज होता है। एक अल्टरनेटिव भी हालांकि पब्लिक सेक्टर में है, इंस्टीट्यूशंस में है कि वहाँ पे जो है जैसे मैंने आपको कहा पॉलिसीज़ है, अर्न व्हाइल लर्न, जैसे मैंने आपको कहा फ़ी रिव्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, जो है यानी फ़ी कम भी हो सकता है, कई किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ दे दें। स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट देती है। मैं आपको यहाँ बच्चों को बताना चाहूँगा कि उनको इसके बारे में आइडियाज़ होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर्स SSS, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ये हमारे कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए है। PMSSS, काफ़ी बच्चे यहाँ से फ़ायदा इसका उठा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे जो है इसका फ़ायदा अभी तक नहीं उठा रहे हैं, ये 12th तक के बच्चे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में बाहर जाके जो है एडमिशन लेते हैं। मेरे कुछ जो है कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं और कुछ ऐसे जो है बच्चे मेरी नज़र में हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और जो जिनकी फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिनके 8 लाख से कम आमदनी थी सालाना, उनके लिए PMSSS है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है NSP। बच्चों को जाना चाहिए इन पोर्टल्स पे, देखना चाहिए कि हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ कहाँ से हम स्कॉलरशिप्स ला सकते हैं। स्कॉलरशिप का कोई इशू नहीं। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर्स विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें तो जो है एक लिमिटलेस जो है लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो है कि बच्चा जो है लोन ले सकता है और कोई उसको गारंटी वगैरह नहीं रखनी है, जो काउंटर गारंटी हम बैंक्स में वगैरह रखते थे पहले, इससे पहले काउंटर गारंटी रखनी पड़ती, इसमें काउंटर गारंटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसका तो जो है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू द अदर्स, तो लोन्स ले सकते हैं। तो बच्चे के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी खोली हुई है, सिर्फ ये है कि इसको देखना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पर, PM पोर्टल पर, या जो है इस तरह की जो है government.in के पोर्टल पर जो है जाके हमारे बच्चे जो हमारा यूथ है वहाँ जाके जाए, देखे जो है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा जो है वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, सिर्फ हमें जो है बच्चों को जो है उसकी जानकारी होनी। सर अब इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्जिट एंट्री का सिस्टम भी है इनको ज्वाइन करने का, या अर्न वाइल लर्निंग का सिस्टम भी है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिग्री होल्डर्स हैं हमारे, जो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, अनएम्प्लॉयड क्यों है? बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा।
देखिए अभी जो है नई एजुकेशन पॉलिसी को अभी 2020 में ही अभी इम्प्लीमेंट हो जी, गई। 5वां साल है अभी। हमारे जो है जो इससे पहले का एजुकेशनल सेटअप है वो शायद जो है हमारे बच्चों को इक्विप नहीं कर पा रहा था कि जो है कि वो अदर देन द गवर्नमेंट जॉब्स में जो है अपनी रोजगार जो है उसमें से ले लें। देखिए गवर्नमेंट जो है एक ही लेवल तक ही आपको जो है अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए कई चीजें हैं। जैसे फिर मैंने आपको बता दिया, अगर बंदा स्किलफुल है तो उसको कोई ताकत नहीं है कि जो है कि कोई वक्त नहीं है उसका ऐसा होगा कि जब वो जो है ये सोचने के लिए बैठ जाए कि मुझे जो है जॉब नहीं है, बिकॉज उसके अंदर हाथ की कमाई है, उसके अंदर स्किल है, वो उस स्किल से ही अपना रोजगार जो है कमा सकता है। तो ये चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान इससे पहले नहीं जाता था, यानी हमारे एजुकेशनल सेटअप को जो है हमने इस स्किल सेक्टर से जोड़ दिया। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छी नहज है, आगे जाके शायद हमारे पास डिग्रियां कम हो लेकिन स्किल ज़्यादा होगा। देखिए वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है, वेस्टर्न सोसाइटी में आजकल डिग्रियों पे जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं किसी प्रोग्राम किसी जगह जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो मुझसे डिग्री के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो मुझे कहेंगे कि आपके पास स्किल सेट्स क्या हैं, कौन कौन से स्किल सेट्स है अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल। तो वो स्किल सेट्स ही जो है हमने अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स का जो है वो हमारे पास प्रोविजन जो है बढ़ जाएगा। देख लीजिए कितने इश्यूज हमारे आसपास हैं जहां हमने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए खुद जो है हम कमा सकते हैं, कई चीजें, कई ऐसी जो है अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन वही है कि हम कैसे जो है अपने जो हमारा जो है एजुकेशनल सिस्टम है उसमें अपने बच्चों को जो है ये वाली चीजें इनकलकेट कर दें। जाकिर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर इज ऑल माइन सर, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मुझे जो है यहाँ बुलाते हैं, और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने यूथ के साथ जो है उनके साथ जो है अपनी सोच जो है साझा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।